तो ठीक है भाई, अपना है चैप्टर फर्स्ट पुष्पिपाद में लैंगिक जनन। इसका वन शॉट अपन लेके आ चुके हैं, जो कि अपने लिए 12th बोर्ड में बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, अब बुक के साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी सारी चीज़ें आती है, तो इसके अंदर ही मेन चीज़ें मैं हाईलाइट करके यहीं समझाता रहूँ। आप लोग नोट्स निकाल लीजिए, वहीं से सारी चीज़ें देख लेना, जो ऐड करना रहो वो ऐड कर लेना, जो चीज़ें सही लगी उसको सही कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। तो अपन को पहली चीज़ तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है कि भाई पुष्प के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ क्या पढ़नी है, पुष्प के बारे में पढ़ना है कि आवर्त बीजों का एक आकर्षक अंग होता है। पुष्प जो होता है आवर्त बीजों का आकर्षक अंग होता है। इसके बारे में आवर्त बीज क्या होते हैं भाई, बीजों की तरफ ऐसे बीज जिसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो आवर्त बीज होता है। सिंपल सी बात यह है। निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटना इस चैप्टर के अंदर देखेंगे अपन। दोहरा निषेचन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी अपन इसके अंदर अपन देखने वाले हैं सारी चीज़ें। और निषेचन, पश्च संरचनाएं और घटनाएं इसके अंदर अपना मेनली भाग आ जाएगा पूरा। और असंग जनन क्या होता है, बहुगुणता क्या होता है, ये चीज़ अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो डायरेक्ट अपना पहला टॉपिक आता है कि पुष्प आवत बीजों का एक आकर्षक अंग होता है, जो कि था ही सही भाई, जेन्युइन सी बात है। फ्लावर जो होता है एक आकर्षक अंग होता है, अपने मतलब आभूषण का काम करता है, प्रसन्नता है, विषाद की चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। लेकिन ये अपने एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो देखो ये होता है अपना फ्लावर मेनली। तो देख फ्लावर में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो गोलाकार संरचना होती है ना, इसको अपन अंडाशय बोलते हैं। बाहर एक पत्ती लटकी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। और ये देखो इसको मैं इधर यहाँ पे निकालूंगा तो ये होता है अपना, ये इस टाइप में होता है। ये क्या होता है, ये इस टाइप में होता है। तो ये देखो ये होता है भाई पुंकेसर, इसको अपन पुंकेसर बोल देते हैं पूरा। तो देखो ये यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये संरचना मैंने यहाँ ला दी है। तो ये फिलामेंट है, तंतु है। ये बाहर जो होता है ना, ये पूरा परागकोश होता है। ठीक है, अब ये देखो ये दिख रही होगी आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे ये वर्तिका दिख रही है, ये पूरी वर्तिका है। यहाँ पे लंबी वर्तिका होती है, नीचे चौड़ा भाग होता है जिसे अंडाशय बोलते हैं। ऊपर ही ऊपर एक चौड़ा सरफेस होता है जो परागकणों को आने देती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये हल्का सा सबको पता होगा ये चीज़। तो चलो ठीक है, मेनली अपन अपनी मेन चीज़ों के ऊपर आते हैं भाई, क्या चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता है भाई पुष्प की खेती। सबसे पहली चीज़ तो अपन को क्या चीज़ याद रखनी है कि भाई सीधा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा अपने यहाँ पे कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है, याद कर लेना बेटा ये कि पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि कहा जाता है। ये तो नहीं पूछेगा तो वो जेन्युइनली बात है, यहीं से पूछेगा है ना कि पुष्प खेती का क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन रहा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो निषेचन, पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। देखो पादप क्या होता है, वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप पुष्प आने वाले हैं या नहीं है। हाँ भाई, जिन सबको पता है ये चीज़ कि भाई पादप में पुष्प विकसित होने से पहले पता लग जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं या नहीं है। सबको पता लग जाता है क्योंकि छोटे छोटे अपन को पहले ही अंकुरित होने वाले फूल दिख जाते हैं वहाँ पे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अनेक हार्मोन एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। हार्मोन चेंज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। देखो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बनेगी तो आप 2x पे चलने देना, क्योंकि मैं पूरे एक एक लाइन क्लियर करने वाला हूँ यहाँ से। तो आप थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली बस 2x करके देख लेना है। कोई 3x करे 3x कर लेना, मेन पॉइंट में बताते ही रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो 2x पे चलने देना। पुष्पीय आद्यक के मध्य विभेदन हो जाता है, अग्रिम विभाजन। चलो छोड़ो, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब चलो अपना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है। चैप्टर यहाँ से मेन शुरू हो जाता है कि पुंकेसर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण क्या होते हैं। ये अपना पहला चैप्टर, पहला भाग आ रहा है। तो पहले चीज़ों को अपन यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं भाई, आसानी से डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं। ये पुंकेसर होता है ना, एक पुंकेसर होता है। पुंकेसर में क्या होता है, बाहर एक फली रूपी संरचना होती है जिसे अपन परागकोश बोल देते हैं, जो एक तंतु रूपी एक डंडे रूपी संरचना से जुड़ी होती है, जिसको अपन तंतु या क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। या तो तंतु कह देंगे उसको, या उसको और क्या बोल देंगे अपन, फिलामेंट कह देते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर आना और चीज़ें अपन देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। अरे वही चीज़ें देखो थ्योरेटिकली आएगी ना, तो अपन को क्या थ्योरेटिकली आएगी चीज़ें, तो अपन को क्या बताना है कि पुंकेसर के दो भागों में व्यक्त होता है। पहला कौन सा होता है, फिलामेंट होता है।
और दूसरा कौन सा होता है, पूरा जो द्विपालित होता है ये परागकोश, ये आंतरिक संरचना है, परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर तंतु का जो समीपस्थ छोर होता है ना, पुष्पासन या पुष्पदल होता है, ये यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा होता है ना, यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे पुष्पासन होता है, ऐसे करके ये पुष्पासन होता है। जस्ट यहाँ पे ये ऐसे बाह्य दलपुंज निकलता है और यहीं से क्या बनता है अपने यहाँ पे ये चौड़ा भाग बनता है ऐसे, जिसे अपन अंडाशय बोलते हैं। फिर यहाँ से ऐसे वर्तिका निकल जाती है और यहाँ चौड़ा भाग हो जाता है। ये इस टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे देखना, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी का परागकोश द्विपालित होता है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स इजीली बन रहा है 12th बोर्ड वालों, इजीली यहाँ से क्या बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बन रहा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या गायब करेगा यहाँ से, वो द्विपालित गायब कर देगा, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चलो और आगे देखते हैं अपन बाकी आप शॉर्ट नोट्स में कि परागकोश यहाँ पे परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पे क्या होती है, लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। ये इस टाइप में, जैसे ये 4 कोनों की संरचना दिख रही है ना आपको, सबके अपने पास नोट्स होंगे, उसमें देख लेना, अच्छी अच्छी चीजें होगी यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4, ये चारों कोनों पे एक तितली लाइक संरचना होती है, जो एक 4 कोने होते हैं, चारों कोनों पे मतलब एक चतुष्क बना लेती है। कैसी क्या बना लेती है, चतुष्क बना लेती है। और इनके मध्य में ऐसे खांच टाइप जो होते हैं ना, पूरे एक स्ट्रक्चर जाता रहता है, उसको लाइन ऑफ डेइसेंस कह देते हैं, लाइन ऑफ डेइसेंस कह दिया जाता है यहाँ से। ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी याद रख लेना कि लाइन ऑफ डेइसेंस का संबंध किससे है, तो अपन को लघु बीजाणुधानी यहाँ पे बताना है। चलो आगे जाते हैं। आगे क्या चीजें होती है कि जो मतलब जो लघु बीजाणुधानी होती है, अब लघु बीजाणुधानी इसको बोला जाएगा, ये इस चीज को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, ठीक है। तो लघु, आगे देखना, लघु बीजाणुधानी जो होती है ना, वो 2 पाली में होती है। एक पाली में 2 होता है, और जैसे मैं बताऊं तुम्हें, 2 पाली में होती है। जैसे ये 4 है, ठीक है, तो ये 2 पाली होगी, एक ऊपर वाली पाली, एक नीचे पाली। तो एक पाली में क्या होगा, ऐसे 2 लघु बीजाणुधानियां होगी, 1 2 1 2 ऐसे होगी। चतुष्कीय तो होता है, ये चतुष्टीय तो होता है, लेकिन पालियां कितनी होती हैं यहाँ पे, 2 ही पालियां होती है, ठीक है। ये बात भी अपन को याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है। ये यहाँ से भी MCQ बनने के चांसेस है कि आगे विकसित होकर क्या हो जाती है, पोलन सेक्स का निर्माण कर लेती है। लघु बीजाणुधानी जो होती है ना, ये वाली जो मैंने बताई थी ऊपर, तो वो आगे विकसित होकर के आगे बढ़ करके क्या बनाती है, परागपुटी बनाती है, जिसको पोलन सेक्स बोला जाता है ना ये। चलो अब आगे देखते, लघु बीजाणुधानी की संरचना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इसका मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ कि भाई ये गोलाकार होती है, इसमें 4 भित्तियां होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसमें 4 भित्तियों से आवृत होती है ये चीज याद रखनी है। कौन कौन सी होती है, सबसे एक तो होती है बाह्य त्वचा, एक होती है एंडोथीसियस या अंतस्थीसियस जिसको बोला जाता है, एक होती है मध्य परत, और एक होती है टेपिटम इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो 4 परत लघु बीजाणुधानी होते हैं ना, उसमें 4 परतें होती है। लघु बीजाणुधानी में 4 परतें होती है। उन चारों परतों का मैंने नाम आपको बताया यहाँ पे कि बाह्य त्वचा होती है, एंडोथेसियस होती है जिसको हिंदी में अंतस्थीसियस भी बोला जाता है, मध्य परत होती है, और टेपिटम होती है। जो बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षणात्मक प्रक्रियात्मक कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद का कार्य करती है। जो बाहर की जो 3 होती है ना, ये वाली 3 होती है, 1 2, ये टेपिटम, सॉरी ये टेपिटम नहीं आएगी, 1 2 और ये 3, ये चीजें क्या करती है, स्फुटन में काम करती है। वो परागकोश फूटता है ना, तब उस चीज में काम करती है। चलो अब सबसे यहाँ से मेन अपना इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सबसे आंतरिक परत होती है ना, उसको टेपिटम कहा जाता है, और ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है, इसका काम हो गया। और टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें कैसा साइटोप्लाज्म कैसा पाया जाता है, सघन पाया जाता है, मतलब थोड़ा मतलब मजबूत ठस ठसा सा होता है वो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनमें एक से अधिक न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। देखना मैं बताता हूँ, ये देखो एक से अधिक क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं। तो 4 पॉइंट अपन को याद रखने हैं इस चीज के, ठीक है। तो इस पे देख लेना आप लोग 4। अब देखो ये मैं बताता हूँ डायग्राम में आप लोगों को, देखो थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो टेपिटम क्या होता है, टेपिटम ये यहाँ पे होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेपिटम कहते हैं। टेपिटम जो सबसे आंतरिक परत होती है,
सबसे आंतरिक परत होती है, जिसके बारे में अपन ने विशेषताएं देखी है। और ये क्या करती है भाई, जो परागकण होते हैं ना, पराग को, उनको क्या देती है, पोषण प्रदान करती है। ये चीज याद करना है, पोषण प्रदान कर रही है, ठीक है। तो मेन पॉइंट टेपिटम का ये हो गया है। और सेंटर में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे संयोजी कहा जाता है। टेपिटम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और ये वाली जो लेयर होती है ना, ये मैंने बताई है, इसको क्या बोला जाता है, अंतस्त्वना बोला जाता है, या अंतस्त्वचा बोला जाता है। और जस्ट उसके सेकंड वाली जो होती है ना, सेकंड वाली, उसको क्या बोला जाता है, अंतस्थीसियस बोला जाता है। और जस्ट ये वाली जो लेयर होती है ना, इन दोनों के मध्य में, ये थर्ड लेयर, इसको क्या बोला जाता है, मध्य स्तर बोला जाता है, मध्य स्तर कहा जाता है, सेंटर में होती है, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है मेन। ये डायग्राम पूछा गया है एक बार PYQ 12th बोर्ड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और उसके बारे में मैंने आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट बता ही दिए हैं। और उसके बाद देखना कि क्या बता रहा है अपन को ये चीज़ें, कि जब एक परागकोश जब अपरिपक्व होता है, मतलब पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में नहीं आया है, कच्चा है, तब क्या होता है कि घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ठीक है, तथा लघुजनन केंद्र में स्थित होता है। अब मैं बताता हूँ, जब परागकोश अपरिपक्व होता है ना, तब क्या होता है कि सेम कोशिकाओं से, मतलब घने पास में ऊतक टिश्यू बना लेता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक सघन, ये यहाँ पे ये वाला देखो तुम यार, एक सेकंड, ये देखो, सघन बिल्कुल पास में आकर के एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये यहाँ पे ये देखो, ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे क्या बोला जाता है, बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, ये देखो, ये संयुक्त, ये इसके अंदर होता है, टेपिटम होता है ना, टेपिटम, उसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर सघन पार्टिकल्स होते हैं, ये ऐसे करके ऐसे, इसके अंदर क्या होते हैं, पास में पार्टिकल्स होते हैं, जिनको परागकण की स्टार्टिंग की फॉर्म होती है, पास होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो लघु बीजाणु जनन कैसे क्या होता है, वो प्रक्रिया आ रही है अपने, कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, ठीक है, परागकोश विकसित होगा, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। याद रखना है भाई, यहाँ से कौन सा विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाएगी, यही होगा। और क्या कर लेगा, वो सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बना लेगी, मतलब वो चारों कोने पे बना लेगी, ऐसे बटरफ्लाई वाला, ये डायग्राम है ना, ये ऐसा बना लेगी भाई, समसूत्री विभाजन करेगी और क्या कर लेगी, ऐसे चतुष्टक बना लेगी, ठीक है। चतुष्टक बना लेती है, चतुष्ट की कोशिकाओं को सूत्र गुणता के, छोड़ो इसको, काम की नहीं है वो। चलो आगे देखते हैं। अब देखना, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु दानी कहा जाता है। तो लघु बीजाणु दानी की डेफिनेशन यहाँ से बन गई है कि एक पराग जो होता है ना, एक परागकण से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनना। एक परागकण हो गया, परागकण से क्या बनना, एक परागकण से क्या परागकण कोशिका से क्या बनना, परागकण कोशिका से क्या बनना, लघु बीजाणुधानी बनना, लघु बीजाणुधानी बनना। क्या लघु बीजाणु का बनना, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर है, ये लो, लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है, लघु बीजाणुधानी कहलाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है अपन को कि अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्टक कहा जाता है। लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है, ये ऐसे 1 2 3 4, तो इसे क्या बोला जाता है, चतुष्टक बोला जाता है। मैं पहले ये चीज आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे परागकोश जो होता है ना, परागकोश की बात करें अपन, पूरा परागकोश, ये ऊपर वाला, ये फली जो होती है ना, ऐसे ये वाली, तो पूरा परागकोश जब परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद वो फूटता है, तब लघु बीजाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं,
ठीक है। जब परागकोश फूटता है ना, फूट के अलग होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं भाई, अलग अलग हो जाते हैं, सारे एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे उसके बाद में, और परागकणों के रूप में विकसित हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे वो जो क्या नाम से, ये मान लो ये क्या है, परागकोश है, ये क्या है अपना, एक परागकोश है। अब परागकोश है ना, ये ऐसे, ये परागकोश। अब जैसे इसके अंदर ये पराग है, जहाँ तक इसके अंदर परागकण है ना, तब तक उनको क्या बोला जाता है, पराग मात्र सेल कहा जाएगा। अब ये फटेगा, क्या होएगा, ये फट के ऐसे बाहर आ जाएगा, इसके अंदर से पार्टिकल्स जैसे बाहर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप ले लेंगे, और उसके बाद इसको क्या बोल दिया जाएगा, पराग या परागकण कह दिया जाएगा, पराग या परागकण कह दिया जाएगा इसको, है ना। चलो परागकण के रूप में अब अपन देखते हैं कि परागकण क्या होता है। ये रहा अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि परागकण क्या होता है। सबसे पहली चीज अपन को याद रखना है कि परागकण क्या करता है, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मेल गेमिट्स क्या होते हैं यहाँ पे अपने, परागकण ही होते हैं। जैसे मानव में मेल में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, महिलाओं में क्या होते हैं, ओवम होता है, ओवम होता है। तो मेल का रिप्रेजेंट यहाँ पे कौन करेगा, युग्मकोद्भिद कहता है। अब यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन ये यहाँ पे सीधा सीधा बन गया, ये देखो हिबिस्कस, गुड़हल, गुड़हल का नाम क्या है यहाँ पे, हिबिस्कस है, जो कि एमसीक्यू में पूछ सकता है तुम लोगों से, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं अपन, चलो आगे देखते हैं। हाँ सिंपल सी बात है भाई, परागकण भी क्या होता है, पाउडर जैसी होता है। किसी ने अगर परागकणों को छुआ है, देखा होगा, तो ऐसे पाउडर जैसा होता है उसके ऊपर, देखा होगा ना सब लोगों ने, ऑब्वियसली बात है, देखा होगा कि ये चलो ये तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बता रहा है, कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ से देखते हैं अपन, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि परागकण कैसे होते हैं। संरचना में गोलाकार होते हैं, और इनका व्यास लगभग कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है। यहाँ से सीधा एमसीक्यू बन रहा है भाई, क्या बन रहा है कि सामान्य परागकण होते हैं ना, परागकण का व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोन मीटर होता है। इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। इनमें क्या होता है, 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। जो बाहर की साइड की भित्ति होगी ना, आउटर लेयर जो होगी, उसे क्या बोला जाएगा, बाह्य भित्ति बोला जाएगा। जो किसकी बनी होती है, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या है देखो ना, अब देखो परागकण है, परागकण जैसे ये मान लो, चलो ये परागकण ही है, पर ये मान लो भी परागकण है, तो इसकी जो बाहर की लेयर है ना, बाहर की लेयर है ना, उस पर एक पदार्थ पाया जाएगा, एक कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा। कौन सा, कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, जिसका नाम रहेगा बेटा स्पोरोपोलेनिन। ये नाम रहेगा उसका, क्या रहेगा, स्पोरोपोलेनिन। मैं लास्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके, कि भाई कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं ना। लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा उसके लिए, है ना। 2x पे आप देखते रहिए, फास्ट आप देखते रहिए। मेन की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, इन की पॉइंट्स को लिख सकते हैं। बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप लोगों के पास नोट्स है, वो आप ले सकते, वो आप खोल के बैठ जाइए। ठीक है, आलस मत करिएगा। तो भाई पराग, सबसे पहले यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी अपने पास कि स्पोरोपोलेनिन, जो परागकण होते हैं ना, उसके जो बाहर की जो लेयर होती है, 2 लेयर होती है। ठीक है, एक तो खुल जाती है, एक नहीं खुलती है। तो बाहर की जो लेयर होती है ना, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है कि अभी तक ज्ञात, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री, अभी तक जितने भी पदार्थ खोजे गए ना, उनमें सबसे प्रतिरोधात्मक होती है। मतलब ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती है, किसी का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। चाहे आप इसको हाई टेम्परेचर पर रख दो, या बड़े से बड़े सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड, कोई से भी हाई टेंशन के, मतलब शांत अम्लों के साथ रख दो या शांत क्षारों के साथ रख दो, इसके कुछ भी नहीं होगा। ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं खोजा गया है कि जो इसको गला सके या स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, डाइल्यूट कर सके। ठीक है, अब देखना एक चीज समझना, ये तो हो गया भाई, मतलब जहां जहां पे परागकण होगा वहां से कोई अंदर नहीं जा पाएगा, ये बात पता है। लेकिन अब देखो पराग नलिका तो परागकण से ही निकलेगी। तो क्या होता है कि परागकण के बाह्यचोल में एक छोटा सा केंद्र होता है, रंध्र होता है ना, जिसे क्या बोला जाता है, जनन छिद्र कहते हैं। अब जनन छिद्र से पराग नलिका निकल रही है, तो वहां पे क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि परागकण पर कौन सी जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, तो वो आंसर क्या रहेगा उसका, जनन छिद्र रहेगा। ठीक है,
अब देखो परागकण के ऊपर स्पोरोपोलिन होता है, तो जिससे क्या होता है, परागकण क्या होता है, लाखों जीवाश्म की तरह मतलब बहुत ही टाइम तक, सालों तक, हजारों सालों तक भी ऐसे के ऐसे संरक्षित रहते हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि परागकण जो होते हैं ना, जीवाश्म की बात बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होता है। तो स्पोरोपोलिन की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से 2-3 होते हैं, है ना। तो उस चीज़ को अपन को, स्पोरोपोलिन को अपन को अच्छे से याद करना है। चलो, अब परागकण की जो आंतरिक परत होती है उसको क्या कहा जाता है, कि परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। जो अंदर की साइड रहेगी ना, उसे क्या बोला जाएगा, अंतःचोल कहेगी। यह एक पतली और सतत परत होती है। सतत परत का मतलब होता है लगातार होती है, जैसे मतलब बीच में कोई भी होल, जैसे स्पोरोपोलिन की बाह्य परत थी, वो सतत नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक होल था जिसको अपन जनन छिद्र बोल रहे थे, जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। लेकिन अंतःचोल जो होता है ना, वो लगातार होती है, मतलब बीच में जैसे एप्पल के चारों तरफ लेयर है ना, तो उसमें कहीं पे भी होल नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता ना, वो लगातार होती है। तो ये भी कैसी होती है, अंतःचोल जो होता है ना, वो सतत होता है, पूर्ण तरीके से सतत होता है, रेगुलरली, एक मतलब एक जीव होता है, कहने का मतलब। जो किसकी बनी होती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि अंतःचोल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है ना। और परागकण का जीव द्रव्य कैसा होता है, अब चारों तरफ प्लाज्मा भित्ति तो पाई जाएगी भाई, सिंपल सी बात है, उसमें क्या है, ठीक है। अब जब परागकण जो होता है ना, क्या होता है, परिपक्व होता है, पूर्ण रूप से पक जाता है, तो उसमें 2 कोशिकाएं बन जाती है। एक तो बनती है भाई कायिक कोशिका, एक बनती है जनन कोशिका। अब कायिक कोशिका तो क्या करेगी भाई, कायिक कोशिका तो क्या करेगी, कायिक भागों का निर्माण करेगी, ठीक है। कायिक भागों के निर्माण के साथ साथ में क्या करेगी, वो फूड स्टोरेज का काम करेगी। कार्य याद कर लेना उसके, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि भाई जो कायिक कोशिका होगी वो कायिक भागों का निर्माण करेगी, फूड स्टोरेज का काम करेगी, है ना। और इसके अंदर केंद्रक भी होता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब सेंट्रलाइज नहीं होता है, लेकिन हाँ केंद्रक होता है। और ये कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, प्लस आकार में कैसे होती है, जो बड़ी सेल्स होगी ना वो होती है, ठीक है। अब आकार में बड़ी होती है। अब जनन कोशिका क्या है यार, छोटी सी है, नादान सी है, कैसी होती है, छोटी होती है, याद रखना यहाँ से। अब जनन का मतलब आगे फर्टिलाइजेशन का काम यही करेगी आगे जाके, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी है। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। अब ये तो भाई द्रव में तैरती रहती है, जो जनन कोशिका होती है ना, वो द्रव में तैरती रहती है, कुछ भी नहीं है। अब सीधे यहाँ पे पॉइंट करना आप कि भाई भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली एक गाजर घास है, जिसको पार्थेनियम की उपस्थिति स्वाभाविक हो गई है। मतलब एक गाजर घास है, गाजर घास का क्या नाम है, पार्थेनियम का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि पार्थेनियम का संबंध किससे आएगा, तो वो गाजर घास बोलते हैं। गाजर घास का एक और नाम है, इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं। एड़ा होता है एक ये, अगर एड़ा में समझो आप तो कांग्रेस घास भी कहा जाता है, ठीक है। जो फसलें होती है ना उनके साथ वीट्स समझते हो ना, एक तरीके से वीट्स अपन कह सकते हैं, लेकिन वीट नहीं है ये, एक तरीके से वीट्स अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट काम आ रहा है इसका, क्या होता है कि परागकण के अंदर देखो न्यूट्रिशन बहुत होता है। परागकण होता है ना, परागकण के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका यूज़ अपन क्या कर सकते हैं भाई, बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं, एनर्जी के लिए ले सकते हैं, कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। देखो परागकण पोषकों से भरपूर रहते हैं। अब इनके अंदर आहार संपर्कों, इसका यूज़ काय में किया जा रहा है, आहार संपर्कों की, जिसमें मतलब अपन को आहार मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके बहुत सारे। अब पश्चिमी जैसे जो यूएसए वगैरह हो गया ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गोलियाँ हैं, बहुत गोलियाँ बन चुकी है, सिरप बन चुके हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अब इनका मेनली यूज़ कौन करते हैं, खिलाड़ी हो गए, धावक हो गए, अश्वों की जैसी मतलब हॉर्स पावर जैसी क्षमता लेने के लिए, एनर्जेटिक लेने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये देखो फोटो भी, पोलन उत्पाद फोटोज भी बता रखा है यहाँ पे। ये देखो ये सिरप हो गया एनर्जी, ये शेक हो गया एक पाउडर, है ना, ये पाउडर हो गया, ये क्रीम होगी, है पोलन प्रोडक्ट्स की क्रीम होगी है। और ये देखो ये एक और पाउडर हो चुका है, ठीक है। और ये देखो टेबलेट्स होती है, ये देखो ये सारी क्या काम करती है इनका, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पोट्स एंड नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, नेट वेट 45 ओजेट। अब देखो नेचुरल बी मतलब वो तो एडवर्टाइजमेंट है, खैर वो अलग बात है। फ्रॉम इंग्लैंड, वेस्टर्न में है अपने, यहाँ पे कहाँ इतना प्रचलन यार। चलो आगे देखते हैं अपन।
अब देखो इन सब की चीज़ों में मैं इस बड़े से में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। क्या है कि भाई धान, कुछ अनाज जैसे धान और गेहूँ हो गया, इनमें क्या होता है, इनके जो परागकण होते हैं ना, अपनी जीवन क्षमता बहुत ही जल्द लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। जैसे परागकण परागकण के अंदर वर्तिकाग, मतलब वर्तिकाग पे जाने के बाद में जो पराग नलिका निकलती है ना, वो क्षमता मतलब ने फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता आधे घंटे में खो देते हैं ये। लेकिन जैसे गुलाबवत, जैसे गुलाब के कैसे रोजेसी ग्रुप हो गया है, लेग्यूमिनोसी ग्रुप हो गया है, सोलेनेसी ग्रुप हो गया है, इन सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, महीनों तक होती है। ये चीज भी याद रखनी है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ रहा। अब जैसे मतलब ह्यूमंस के अंदर स्पर्म्स को स्टोर कर लिया जाता है बैंकों के अंदर, ऐसे ही इनको भी क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि पराग कणों को लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस होता है, कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है भाई, बाद में अपन इसको काम में ले सकते हैं। अब लेग्यूमिनोसी के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं भाई, सारे लेग्यूम पादप, सारे लेग्यूम प्लांट्स आते हैं इसके अंदर। अब लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं भाई, जिनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, जिनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका काम क्या होता है भाई, N2 का फिक्सेशन या स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है या नाइट्रोजन का क्या करता है, ये स्थिरीकरण करता है। N2 नाइट्रोजन को किस में तोड़ देता है, ये NO2 और NO3 में, नाइट्रेट में। ये तो नाइट्रेट हो गया और ये नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ देता है ना, थोड़ा सा याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं अपन, आगे क्या होता है आप आगे देखते हैं अपन। ये परागकण अपना लगभग खत्म हो चुका है, और इसमें से आप देखना पुष्पासन ये होता है, अंडाशय क्या होता है, ये मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखो मेन ये होता है अपना अंडाशय, पूरा बीजांड कैसा होता है, अंडाशय कैसा होता है। ये देखो बहुत सारी लेयर होती है इसके, बाह्यतम आवरण होता है, अंत आवरण होता है, फिर अंदर बीजांड काय होता है, जो मैंने बताया था ना आपको बीजांड काय होता है। जस्ट इसके अंदर ऐसे ये पूरी ये संरचना जो पाई जाती है ना, इसे बोलते हैं भ्रूण कोश। कोश बेटा, पोष नहीं, भ्रूण कोश बोला जाता है। देखो कोश और पोष में क्या अंतर है, दो चीजें होती है अपने पास, एक तो होता है भ्रूण कोश और एक होता है भ्रूण पोष। अब भ्रूण कोश होता है ना, ऐसे याद लो वो N कोशिका है और ये कैसी है, 3N कोशिका है, बस ये अंतर होता है मेनली इनके अंदर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बीजांड द्वार होता है, जिससे क्या होता है, बीजांड द्वार होता है जिससे वो क्या कहते हैं उसको, पराग नलिका अंदर आती है। ठीक है, सीन क्या होता है मैं पूरा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आती है, ये थोड़ा सीधा बना दिया इनने, उल्टा होता है ये, यहाँ पे होता है उल्टा होता है पूरा, ये शायद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे बताऊँगा ये चीज़, लेकिन उल्टा होता है। लेकिन जो पराग नलिका आती है ना, वो सीधा आकर के यहाँ से अंदर एंटर करती है, एंटर होके यहाँ तक पहुँचती है, फिर यहाँ पे फिर वो निषेचन होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से आती है, ऐसे घूम घुमा के, ये उल्टा है पर ऐसे यहाँ से घूम घुमा के आती है, यहाँ पे वर्तिका के अंदर से, यहाँ पे ऐसे वर्तिका होती है, यहाँ से आता है, यहाँ पोलन ग्रेन्स आता है और यहाँ से ये पराग नलिका निकाल देते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ होता है संरचना अपनी पूरी। ठीक है, चलो अब परागकण अपना खत्म हो चुका है। अब स्त्री केसर, बीजांड तथा भ्रूण कोश अपन देखने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे बात तो ये स्त्री जनन अंग का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज जायांग, एक स्त्री केसर एकांडपी, एक स्त्री केसर, जायांग पूरे भागों को बोल दिया जाता है, मतलब पूरा एक स्त्री केसर एकांडपी होता है। मतलब अगर इसके अंदर एक अंडक पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एकांडपी बोला जाता है। और या बहुस्त्री केसर है, मतलब अगर इसके अंदर बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है, बहुअंडपी कह सकते हैं अपन, है ना। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ आपस में संगलित युक्तांडपी हो जाते हैं। युक्तांडपी क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, देख दो चीज़ आ रही है, एक तो ये आया अपने पास, एक वियुक्तांडपी आया। अगर एक युक्तांडपी का मतलब है ऐसे ये पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, संगलित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसे युक्तांडपी बोल देते हैं। अब यही चीज़ आपस में स्वतंत्र रहेंगे, अलग अलग रहेंगे ऐसे, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, वियुक्तांडपी बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, याद रख लेना। अब देखो इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिका होती है ना, वर्तिका के अंदर स्त्री केसर जो होता है ना, उसके अंदर 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है बेटा, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है।
जो ऊपर ऊपर केप लाइक संरचना होती है। दूसरा भाग कौन सा होता है, वर्तिका होती है। 2x पे कर लेना भाई जो करना चाहो, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो 1x पे चलने देना। थर्ड होता है जो कि मेन पार्ट होता है, जिसको अपन अंडाशय बोलते हैं। इसी के अंदर सारी प्रक्रिया होती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है, बस ये देखो, ये 3 भाग होते हैं। वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है। वर्तिका परागकणों के अवतरण मंच का काम करती है, मतलब परागकणों को आने के लिए, परागकणों को अपने ऊपर आने के लिए वर्तिका क्या कहती है, उसको क्या करती है, स्पेस देती है। अभी मैं आगे डायग्राम बना के समझा दूंगा। एक स्पेस देती है। और क्या होता है कि भाई ये कैसा होता है, वर्तिका एक दीर्घित पतला इकहरा भाग होता है जो वर्तिका के नीचे होता है, वर्तिका के नीचे की साइड होता है। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ भाग पाया जाता है, जिसे अंडाशय कहा जाता है। अपन ने देख लिया ऊपर, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है, कोष्ठक होता है। गर्भाशय गुहा के अंदर से क्या होता है, अपरा नाड़ होती है, जो अपरा इनके अंदर भी पाई जाती है। बेटा अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। दीर्घ जो गुरु बीजाणुधानी होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, बीजांड बोला जाता है। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है, 1 से लेकर बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्पल आ रहे हैं अपने पास। इंपॉर्टेंट है कि भाई उनका नाम बताइए, उन प्लांट का नाम बताइए जिनमें एक बीजांड पाया जाता है। बीजांड की संख्या क्या होती है, 1 ही होती है। तो वो है गेहूं है, धान है, आम है। इनमें बीजांडों की संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है। अगर अनेक बीजांड, उन पौधों के नाम बताइए जिनमें अनेक बीजांड पाए जाते हैं। तो पपीता, पपीता के अंदर कितने बीज होते हैं भाई। तरबूज के अंदर कितने बीज होते हैं। ऑर्किड्स एक फ्लावर होता है जो भाई सुंदर होता है और सुंदर इंसानों को दिया जाता है, जो कि आप लोगों के पास नहीं है ना, वो पता है मुझे। चलो भाई ठीक है, ऑर्किड्स। अब पपीता यार कितना क्या हो गया, ये पपीता हो गया। देख पपीता को ऐसे ऐसा नहीं होता है, पपीता को बीच में से ऐसे काटते हैं, यहाँ पे बीज बीज होते हैं ऐसे बहुत सारे। तो वो किससे बने भाई, अंदर कहाँ से आ गए वो, ऐसे ही तो बनते हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुअंडपी हो गया वो, तरबूज हो गया, तरबूज के अंदर भी ऐसे बीज होते हैं बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं ये, तो वो भी तो बहुअंडपी हो गया। ऑर्किड्स तो ठीक है भाई, ऑर्किड्स में तुम्हें बता भी नहीं रहा हूँ, ऑर्किड्स तुम्हारे से बाहर है भाई। फ्लावर होता है ऑर्किड्स, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ऑर्किड्स में तुम्हें चलो बता देता हूँ यार, ऑर्किड्स में तुम लोगों को बता देता हूँ। ये लो भाई, ये ऐसा होता है ऑर्किड। फ्लावर होता है भाई, ऑर्किड क्या होता है, फ्लावर होता है। विजुअलाइजेशन मैचेस भाई, का दे दिया ये, ओल्ड देते, फ्लावर होता है ऑर्किड्स। चलो मैं यहाँ विकिपीडिया पे बता देता हूँ। तो ऑर्किड्स क्या होता है, फ्लावर होता है। वह वैसे तुम लोगों ने देख रखा होगा, निकल ही नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों की किस्मत इतनी खराब है। ऑर्किड है ना, प्लांट होते हैं। चलो यहाँ पे कुछ दिखा है मेरे को, अगर खुल जाए तो अच्छी बात है भाई। सच में तुम्हारी किस्मत में नहीं है देखना, आप रहने दीजिए, अपन आगे पढ़ते हैं ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, ये कहाँ पे पहुंच गए अपन। हाँ भाई, एग्जाम्पल अपन को याद करने, यहाँ पे एग्जाम्पल अपने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ठीक है। अब देखो अब टॉपिक आ गया अपने गुरु बीजाणुदानी या बीजांड, जहाँ सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ठीक है। अब बीजांड क्या होता है देखते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है, ऐसा लिखना होता है, जो एक वृंत या डंठल, बीजांड वृंत द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। एक वृंत या डंठल द्वारा बीजांड वृंत द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। ये देखिए ऐसा संरचना होती है, ये बीजांड की संरचना है भाई, देख लीजिए आप आराम से। ये है बीजांड की संरचना, जिसके अंदर यही होती है वो जो निषेचन का कार्य करती है। आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं एक स्टोरी भी बता दूंगा तुम लोगों को अच्छी सी। चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सारा पढ़ते हैं अपन। जो अपरा से जुड़ी रहती है, बीजांड की काया, जिसे बीजांड काय बोलते हैं, मैंने बताया था। बीजांड वृंत के साथ नाभिका में एक जुड़ी रहती है। नाभिका जो खांच है ना, यहाँ पे ऐसे वो खांच है ना, उसके अंदर यहाँ पे जुड़ी रहती है ठीक है। ये अंतर नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत की संधि पर प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण होता है। बहुत सारे आवरण पाए जाते हैं भाई, प्रत्येक बीजांड में बहुत सारे आवरण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं।
अध्यावरण जो आवरण, ये देखो भाई, ये ऐसे आवरण, ये एक आवरण, दो आवरण, तीन आवरण, बहुत आवरण पाए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखना, आगे देखना, अध्यावरण बीजांड के चारों ओर घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वारक नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ होते हैं। अब यहाँ पे एक पोर होता है, जैसे ये पोर हो गया, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, वो भ्रूण कोश है। अब इसके चारों तरफ ऐसे लेयर होती है भाई, ऐसे, ये ऐसे लेयर होती है, ये ऐसे लेयर पाई जाती है भाई, ये ऐसे लेयर पाई जाती है, वही चीज हो रही है यहाँ पे, है ना। अब बीजांड द्वार के सिरे के ठीक विपरीत निभाग केलाजा जिसको बोला जाता है, वो होता है बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला भाग है ना, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, केलाजा। कौन सा था, केलाजा, जो इसके बेस को तैयार करता है, आधार भाग को तैयार करता है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाई कहते हैं। बीजांडकाई क्या होता है कि जो एक आवरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक गुच्छा, जिसे बीजांडकाई बोला जाता है, एक पूरा गुच्छा होता है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो बीजांडकाई किसको बोल रहे हैं अपन, ये पूरा इसमें जो घिरा हुआ है ना, ये बीजांडकाई कहलाता है अपनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं होता है क्या। चलो चैप्टर बड़ा है ना, अपन तो 2 वीडियोस में अपन इसको कर लेंगे कवर इजीली, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं गुण। यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट ही, बीच में चीजें छोड़ सकते हैं आप। चलो यहाँ आ जाओ भाई, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है ये देखेंगे अपन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी चीज, तो ये चीज आप लोग याद रख लेना कि भाई यह एक बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, जो सघन जीवद्रव्य से समाहित होती है। एक इसके अंदर क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मात्र कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, सेम ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री जैसे विभाजन होगा, इन द एंड इनको क्या मिल जाएगी, 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन हो जाएगा। अब कैसे क्या होता है वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे कि स्त्री मादा युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद अपन ने पढ़ा था। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, मादा युग्मकोद्भिद देंगे, जो कि थोड़ी बड़ी प्रोसीजर अपने लिए हो जाएगी, पर बहुत ही सिंपल होती है। मेन पॉइंट्स अपन को याद करने, कुछ भी याद नहीं करता है कि क्या कहता है ये, कि भाई कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रही है ना गुरु बीजाणुधानी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, स्त्री युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब ये क्या होती है, गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष बनने की विधि को एक बीजाणुनज विकास कहा जाता है। मतलब एक अकेले भी गुरु बीजाणु रहेगा ना, जो बीजाणु रहेगा, उससे एक अकेला भ्रूणपोष जब बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना इस चीज को। अब सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे आ जाइए कि क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्र में, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्र में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब जो क्या होंगे, सब बनते से कहाँ चले जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पे चले जाएंगे। देखो अब क्या होता है, ऐसे ये भ्रूणकोश है पूरा, ठीक है, ये भ्रूणकोश है। अबे यार कहाँ घूम गया, ठीक है चलो। अब सबसे पहले क्या होंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्ली या न्यूक्लिएट बोलेंगे, केंद्रिक बनेंगे। अब ये बनते से कहाँ चले जाएंगे, इधर कहाँ चले जाएंगे, इधर और इधर, तो वहाँ ध्रुवों पर चले जाएंगे। ये एक यहाँ पे आ गया इस ध्रुव पे, एक इस ध्रुव पे आ गया, ठीक है, 2 न्यूक्ली बनते हैं। चलो आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब देखो ये 2 न्यूक्लिएट भ्रूणपोष की रचना करते हैं, भ्रूणपोष की पूरे भ्रूणपोष की रचना ये करेंगे। अब देखो 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लिएट बनते हैं। अब और केंद्रीय विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, 4 न्यूक्लिएट बन जाएंगे। इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 न्यूक्लिएट बन जाएंगे। अब 4 न्यूक्लिएट बन गया ना, 4 न्यूक्लिएट से कितने बन जाएंगे, 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट बन जाएंगे, जो भ्रूणपोष की पूरे की रचना कर देंगे। 8 बन जाएंगे जो पूरे भ्रूणपोष की रचना कर देंगे। अब देखो, अब 8 न्यूक्लिएट के बनने के बाद में क्या होता है, कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। जब 8 बनेंगे ना, उसके बाद ही कोशिका भित्ति बनती है। ये चीज आप लोग याद रख लेना, है ना। अब देखना विशिष्ट जो क्या करेगा, जो कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो करती है विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणपोष के संगठन का रूप ले लेती है, ठीक है ना। जो अब ये 8 बन जाएंगे ना, 8 में क्या होता है रे, कुछ भी नहीं होता है। ये एक
एक यहाँ पे ऐसे होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने पास 1 2 ऐसे 3 होती है। ये जनन कोशिका होती है, 2 सहायक होती है। सेंटर में क्या होता है, एक कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। ऐसे करके क्या होता है, केंद्रक 8 हो जाते हैं और कोशिकाएं अपने पास कितनी होती है, 7 होती है। ये बात भी अपन को याद रखनी है, शायद आगे आ ही जाएगी। अब देखो 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे अपना सवाल कि भाई क्या होता है कि 8 होते हैं ना, 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो होती है ना कोशिका भित्ति से घिरी हुई रहती है, 2 नहीं घिरी होती है और कोशिकाओं में जुड़ी होती है। अब जो 2 बची हुई न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जो बच जाती है ना, जो 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये ध्रुवों पर होती है ऊपर नीचे, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये रहा पूरा प्रोसीजर यहाँ पे भाई, अपने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रतिव्यांग 7 अपन जिसको बोल रहे हैं, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे ये देखो 1 2 3 ध्रुवीय केंद्रीय कोशिका होगी, पूरी एक कोशिका होगी ये केंद्रीय कोशिका। जो 4, ये देखो एक डोकी निकाल रही है यहाँ से, ये होगी 5, ये होगी 6, ये होगी 7 कोशिका हो जाएगी अपने में। जो अब ये जो दोनों कोशिकाएं ना, अब यहाँ तंतुरूपी समुच्चय होता है ये ऐसे यूं, जो क्या करता है, वो जब पराग नलिका इधर से आएगी ना, वो मस्त माहौल लेके इधर से यहाँ से अंदर लेके आएगी ना, तो ये इसको अंदर लेने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। पहले इनसे पूछताछ होगी, फिर एंट्री दी जाएगी, ऐसा सीन होता है। अब देखो ये दोनों तो हेल्पर होती है, मेन अंडर कोशिका ये होती है जो पीछे छुपी हुई है, यहीं से सारा सिस्टम होता है आगे, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन ने देखा है कि बीजांडकाय होता है, बीजांडकन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अब ये देखो, ये जो होता है ना सेंटर में केंद्रक होता है। अगला प्रोसीजर क्या होता है, बीजांडकाय होता है, गुरु बीजाणु का द्वितीयक बनता है, 2 बनते हैं, 2 द्वितीयक बनते हैं ना। स्टार्टिंग में अपन ने 2 न्यूक्ली बनाए थे। एक न्यूक्ली तो ये हो गया जो ऊपर की साइड गमन कर गया, एक न्यूक्ली ये एक न्यूक्ली हो जाएगा जो नीचे की साइड गमन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये चतुष्टक बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 चतुष्टक बना लिया। उसके बाद क्या होगा, ये देखो 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ये अपन ने पढ़ा है। अभी 8 बनने के बाद ये क्या कर लेंगे, विकसित हो जाएंगे। देखो 1 2 3 में ये हो गए, 2 के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि एक कोशिका है। और ये देखो अंड कोशिका यहाँ पे, ये उल्टा है, मतलब अपन ने उल्टा बनाया था, ये उल्टा है। ये यहाँ पे केंद्रीय कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिका है। बस इन द एंड आके ये फॉर्मेशन वो ले लेती है। सिंपल सी चीज है। ये थोड़ा डायग्राम शायद पूछ भी ले तो याद रख लेना भाई। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ कि 2 सहायक कोशिका होती है, क्या होती है क्या नहीं होता है, फिर भी आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, अपन आगे चलते हैं। चलो भाई, परागकण क्या होता है, अपन परागकण के बारे में अपन देखेंगे अब आगे। थोड़ा और 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं ये, और फिर आगे 1 घंटा बचेगा जिसमें अपन बाकी कर लेंगे। चलो भाई, परागकण क्या होते हैं, परागकण। परागकण क्या होता है कि पुष्पीय भागों में नर और मादा युग्मक परागकण और परागकोश में पैदा होते हैं। ये बात याद है सबको कि मादा युग्मक क्रमशः परागकण में और भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। ये अपन देख चुके हैं। दोनों ही युग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं, कोई पैर वेर नहीं होते इनके। और निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होगा, दूसरे को लाना होगा, दोनों को एक साथ लाना होगा। खुद नहीं जा सकते, जैसे ह्यूमंस में खुद जा सकते हैं ना, ऐसे ये खुद नहीं जा सकते, इनको थर्ड पार्टी के द्वारा लेके जाना पड़ेगा। अब देखना परागण क्या होता है भाई, वर्तिका परागण क्या होता है, सबको पता है कि भाई परागकण का परागकोश से वर्तिका के ऊपर पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन जिसको बोलते हैं अपन। परागण, ये देखो ये यहाँ पे लिखा होगा, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। और परागकण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। देख नॉर्मली अपन जानते हैं कि कैसा होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है ना। लेकिन अपन को एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि परागण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये पूछा भी जाता है यहाँ से, तो इस चीज को अपन को याद भी रखनी है कि परागण क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार का तो क्या होता है, ऑटोगेमी। और जो दूसरा होता है ना, कहाँ गया, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा भाई, ये ऑटोगेमल होता है। दूसरा होता है सजात पुष्पीय परागण जिसको बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, सजात पुष्पीय परागण होता है। तीसरा क्या होता है, परनिषेचन होता है। तीसरा क्या होता है, परनिषेचन होता है। अब तीनों को अपन एक एक करके बारी बारी से देख लेते हैं भाई, ठीक है ना।
अब ये रहा स्वयुग्मन या ऑटोगेमी किसे बोला है? जब एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, सिंगल रहेगा तब, ठीक है ना। जब सिंगल देगा, जैसे कहाँ बताऊँ तुम्हें मैं यार, जैसे मतलब एक ही फ्लावर है यार, बस उस एक ही पुष्प पे, मतलब जैसे ये एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र है ये, एक ही पुष्प के परागकोश यहाँ से यहाँ जा रहे, बस उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ये ऑटोगेमी बोल रहे हैं ना। इस प्रकार के, अब इस प्रकार के परागण में क्या होता है, पुष्प के अंदर होता है, मतलब परागकण भी वहीं बन रहा है, वर्तिकाग्र भी वहीं बन रही है, सारी चीज़ें वहीं हुई है, मतलब घर का घर में सीन सेट है इनका, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। वो होता है ना आटे साटे शादी कर लेना, वो सीन यहाँ पे हो रहा है, तो स्वयुग्मन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं, हाँ ये रहा, जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, खुला होता है, खुलता नहीं खुला होता है, यहाँ पे खुला होता है या अनावृत होता है, आवरण नहीं पाया जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वयुग्मन मुश्किल हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता है फिर स्वयुग्मन वहाँ पे। फिर उनको क्या करना पड़ता है, स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिका की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है, मतलब सेम समय में वो वहाँ पे, अब देखो होता क्या है, अब सेम समय में परागकण बनेंगे किसी कण पे, सेम समय में क्या होगा, वो जो अंडाशय होगा भी विकसित होगा, तभी तो हो पाएगा ना, कि भाई भाई ऐसा हो जाए कि परागकण तो बन चुके हैं और इधर जो बीजांड है वो विकसित ही नहीं हुआ है, तो ये बन के भी क्या मतलब है, मतलब कोई सीन नहीं है ना, मतलब बाल विवाह करने से कोई मतलब थोड़ी ना आ रहा है भाई, वही बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। समकालिकता होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है कि दोनों बराबर 18+ होंगे, उसके बाद ही अपन इनका विवाह करा सकते हैं, ऐसा अगर परागकणों में भी होता है। ये लो भाई, सब जगह सेम होता है, बस लैंग्वेज अलग हो जाती है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि परागकोश वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, कंडीशन है, मतलब ये एक तो समकालिकता होनी चाहिए, दूसरी क्या होना चाहिए, परागकण और परागकोश क्या होते हैं, मतलब अगर पूछ ले तुमसे कि स्वयुग्मन की या ऑटोगोमी की कंडीशन क्या क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, कब ये संपन्न होता है, तो पहली चीज तो, या फिर कब होना चाहिए, क्या सुटेबल परिस्थितियां होती है, तो पहली चीज तो क्या बतानी है अपन को, ये कैसा हो जाना चाहिए, समकालिक होना चाहिए, कि भाई परागकण और वर्तिकाग्र जो होता है ना सेम टाइम पे परिपक्व होना चाहिए। दूसरी चीज एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, भाई दूर दूर रहेंगे ना, जैसे ये पास पास है, ये यहाँ पे ऐसे, ये दूसरा उदाहरण पे बता रहा हूँ ताकि यहाँ से परागकण निकले, सॉरी ये तो अलग अलग पुष्प वगैरह, मतलब ये जैसे एक पुष्प हो गया, ये पास पास होना चाहिए, यहीं पर परागकोश हो, यहीं वर्तिकाग्र हो, ऐसे पास पास होना चाहिए, ताकि भाई यहाँ से परिपक्व है, फट उठे यहाँ से, यहाँ आ जाए, काम खत्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है, ताकि स्वपरागण हो जाए, स्वपरागण सभी जानते हैं भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाते हैं अपने, सिंपल सी बात है कि भाई कुछ पादप जैसे कि वायोला हो गया, जिसको या ऑक्जेलिस हो गया, कोमेलिना हो गया, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्मील परागणी पुष्प बोला जाता है। ये उन्मील 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 परागणी पुष्प बोला जाता है, ये शायद PYQ पूछ रखा है। दो तरह के होते हैं, देखो एक तो उन्मील परागणी पुष्प होते हैं, एक ये क्या पढ़ते हैं इसको, अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल सा बात है भाई, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई अनुन्मील्य किस, पहले इसको देखो, अनुन्मील्य परागणी किसको बोलेंगे, भाई ऐसा पुष्प जिसका परागकोश और वर्तिका कैसे होते हैं, के तरफ आवरण नहीं पाया जाता है, चारों को ढके नहीं जाते, खुले हुए पाए जाते हैं। अनुन्मील्य किसे पाया जाता है, मतलब ऐसे अनुपस्थित, तुम याद, अनु से अनुपस्थित तुम याद रख लेना, कि जिसमें क्या हो, परागकोश और वर्तिका के चारों तरफ क्या ना हो, आवरण ना हो, उन पुष्पों को क्या बोला जाता है, अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है। और ऐसे पुष्प जिनके चारों तरफ क्या हो, आवरण हो, उसे क्या बोला जाता है, उन्मीलनीय पुष्प बोला जाता है। तो वही सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम्पल का, तो तुम एग्जाम्पल प्लीज लिख लेना यहाँ से कि उन्मील परागणी, उन्मील एक तो होता है उन्मील परागणी, भाई जो क्या होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या परागकण परागकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। और दूसरा होता है अनुन्मील्य परागणी, अनुन्मील्य परागणी, ठीक है, ये दो चीजें होती है।
अब इनके एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं भाई बहुत ही ज़्यादा, जब ठीक है। अब पहली बात तो सिंपल याद है कि अपने कोई बुक के अंदर क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, ओनली ये दे रखे हैं उन्मूल्य वायोला। दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, दो प्रकार के पुष्प ये उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो वायोला दे रखा है, ऑक्जेलिस दे रखा है, कोमेलिना दे रखा है। ये दो प्रकार के पुष्प पैदा कर सकते हैं, है ना। अन्य प्रजाति के पुष्प उनके समान ही कर सकते हैं। चलो ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। अब इनमें देखो आवृत नहीं रहेंगे, अनावृत नहीं रहते, अनावृत होते हैं। मैंने उल्टा बता दिया क्या, नहीं होता है। और उन्मील्य में क्या होता है कि परागकोश या वर्तिकाग्र होते हैं ना, वो अनावृत होते हैं। और अनुन्मील्य में क्या होता है कि भाई कभी भी आवृत नहीं होते, आवरण नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। यही से बताया था मैंने कि अनुन्मील्य परागकण पुष्प उनको बोलेंगे जिनके परागकण परागकोश या वर्तिकाग्र के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। इनमें देखो, इनमें क्या होगा, आवरण नहीं पाया जाएगा। और इनमें जो होगा ना, इनमें क्या होगा, आवरण पाया जाएगा। किन पे, परागकण और परागकोश और वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। चलो ये भी याद रख लेना यहाँ से तुम कि उन्मील परागणी पुष्प जो होते हैं ना, सुनिश्चित रूप से क्या करते हैं, बीज पैदा करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कौन से बीज पैदा करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो अब देखो, सजात पुष्प नाम से पता लग रहा है कि भाई परागकणों का उसी की जाति के वर्तिका, उसी पुष्प की सेम जाति, मतलब सेम प्लांट के ऊपर ही जाना सजातीय पुष्प परागण कहलाएगा। पर निषेचन क्या होना कि भाई, पर निषेचन में क्या होता है कि भाई एक ए प्लांट होता है, एक बी प्लांट होता है। तो परागकण ए प्लांट के हो गए, वो कहाँ पे जाएंगे, बी प्लांट के वर्तिका के ऊपर चले जाएंगे। पर निषेचन होता है जिसको अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सजात पुष्प में क्या होता है, देखो एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरण होना है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। एक ही प्लांट है, ये देखो ऐसे देख लो ना, ये एक ही प्लांट है, पूरा पादप एक ही है, लेकिन ये यहाँ पे एक, ये यहाँ पे दो, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसी को बोल रहे अपन। ठीक है। और पर निषेचन में क्या होगा, पर निषेचन में क्या होगा कि इनमें भिन्न पादपों के परागकोश भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र पे जाएंगे। मतलब दो प्लांट होंगे, ए प्लांट बी प्लांट, तो इस पे तो परागकण रहेंगे, इस पे क्या होगी, ऐसे वर्तिका यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन, लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन पर निषेचन कहलाएगा। और जो पास पास रहते हैं उसको समझाती है बोलते हैं। जो घर का घर में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन हो जाएगा। स्वयुग्मन दो टाइप का होता है, वो तुम लोग याद करना। और परागकण के अभिकर्मक या कारक क्या होते हैं, अपन यहाँ से, मेरे को नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, नहीं बनेगा यहाँ से। और वो जल थन कारक क्या हो गया, परागण के अभिकर्मक कारक क्या हो गया, मतलब कैसे क्या होता है। एक तो परागकण कैसे पहुँचते हैं, वायु के द्वारा पहुँचते हैं। दूसरा जल के द्वारा पहुँचते हैं। तीसरा याद रखना है किसके द्वारा पहुँचते हैं, कीटों के द्वारा पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई, खुद अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि ये अचल होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते। तो ये तो यार सबसे मोस्टली कॉमन क्या होता है, वायु में उड़ के चले जाते हैं। दूसरा जल के साथ चले जाते हैं। तीसरा कीटों जब भी मतलब रस लेने के लिए आते हैं इनके पास, तो क्या होता है, उनके पैरों में चिपक के जैसे भी मतलब उनके साथ ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो दूसरे फूलों में बैठते हैं, तो वहां पे उनका काम हो जाता है भाई। ठीक है, चलो ये एक चीज और देख लो यहाँ पे कि क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे कि भुट्टा भल्डा, जिसको कॉनकेव भी बोला जाता है, कि जो उसमें क्या होता है कि कहाँ गया यार वो, मैंने यही तो देखा है कि एक अकेला बीजांड होता है तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, और कुछ भी काम का नहीं है पुष्प पादपों में। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है, होता ही नहीं है। हो जाता है लेकिन होता ही नहीं। पानी के द्वारा कैसे जाएगा यार, तुम ही सोचो, नहीं जाता है। जा सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन दुर्लभ होता है भाई, रेयर चांस होता है। कैसा होता है, रेयर चांस होता है जाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह भी किस्म होता है अधिकतर, भाई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई पुष्पीय क्या नाम से
परागण जो होता है ना पानी के द्वारा, वो कौन से प्लांट्स में सूटेबल हो सकता है, तो वो एक बीजपत्री में होता है, वो तुम लोग याद रखना। इसके ऑपोजिट में अपन जाएंगे तो निम्न पादप समूह जैसे एल्गी हो गए, शैवाल, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ये 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यू के, जो कि अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। गुड, इसको रिवीजन कर लेना, 2x पे देख लेना, नेक्स्ट सेशन अपन कर लेंगे। बाय बाय।